हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इकोलॉजी यूनिट का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं? ग्रोथ मॉडल्स का मतलब है कि पॉपुलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न विद द टाइम एक ग्रोथ शो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन और ग्रोथ मॉडल्स। तो हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो पॉपुलेशन है शोज ग्रोथ इन स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरह की एक ही पैटर्न में कभी भी ग्रोथ नहीं करते हैं। टाइम और बायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग उनका जो ग्रोथ पैटर्न है वो चेंज रहता है। ठीक है, अब ग्रोथ मॉडल को कंसिडर करने के लिए हमारे पास दो ही चीज़ें यानी कि दो ही एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज़ करेंगे। एक तो ओनली मतलब किसी पॉपुलेशन में बर्थ और किसी पॉपुलेशन में डेथ रेट क्या चल रही है, इसके बिहाफ पे हम ग्रोथ मॉडल्स क्रिएट करते हैं। दो टाइप्स के हमारे पास ग्रोथ मॉडल है। पहला जो ग्रोथ मॉडल है वो दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा जो दिया हुआ है वो है लॉगिस्टिक। ग्रोथ मॉडल, ठीक है, ये दो ग्रोथ मॉडल्स जो है आपके एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ मॉडल है उसके बारे में। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एनसीईआरटी ने गिवन किया हुआ है, हम एनसीईआरटी से देखेंगे, लेकिन इनकी जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स हैं इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस रहती है, क्योंकि बोर्ड में ना क्वेश्चन आता है राइट द कंडीशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या बताई जा रही है यहाँ पे? पहली कंडीशन एक्सपोनेंशियल के लिए बोली गई है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक पॉपुलेशन कब करेगी? जब उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, दूसरा अनलिमिटेड रहने के लिए स्पेस होगा। ठीक है, तो लगातार ग्रोथ होती जाएगी, कोई प्रिडेशन नहीं होगा उस पॉपुलेशन के लिए, खतरा नहीं होगा बेसिकली, ना उसको कोई कॉम्पिटिटर मिले। ठीक है, और ना ही उसको कोई लिमिटिंग फैक्टर मिले जो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सके। ठीक है, अब देखो ये तो सपनों वाली दुनिया होगी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अर्थ के ऊपर जो हमारा जो जियोग्राफिकल रीजन है वहाँ पे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारी कंडीशन हमें मिले। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन इज इक्वल टू सपनों की दुनिया जहाँ पे हर चीज़ अनलिमिटेड है, खाना पीना रहना, कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ रहा, कोई बायोटिक फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर बर्थ रेट लगातार बढ़ती जाएगी, डेथ रेट कम होती जाएगी और ग्रोथ कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे केस के अंदर ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जे शेप ग्राफ आएगा, इस तरीके से लगातार ग्रोथ होती रहेगी। तो शेप कैसा बनेगा? जे शेप्ड कर्व हमें मिलेगा। इसकी जो हमारे पास फॉर्मूला या इक्वेशन जो है वो जो रहेगी वो क्या रहेगा यहाँ पे? तो फॉर्मूला dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और बर्थ माइनस या मोर्टेलिटी माइनस नेटिलिटी माइनस मोर्टेलिटी। ठीक है, और dn क्या रहेगा यहाँ पे? चेंज इन पॉपुलेशन साइज, dt मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो और b माइनस डी क्या होता है? b माइनस डी इज इक्वल टू होता है r। तो यहाँ पे r बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। r इज इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं इंटर्नशिप रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके अंदर कोई भी बायोटिक फैक्टर का इम्पैक्ट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या रहता है, और हर कोई स्पीसीज अपने आर को बढ़ाने की कोशिश करता है कि उसका आर जो है, यानी कि आर इज इक्वल टू आप यूँ मान के चलो किसी भी स्पीसीज की रिप्रोडक्टिव फिटनेस,
कि कोई स्पीसीज़ कितने अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकती है, और रिप्रोड्यूस वो कब करेगी, जब उसको हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी, हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन परफेक्ट मिलेगी, सारे बायोटिक एफायोटिक फैक्टर उसके फेवरेबल में होंगे, तभी वो अपने आर को मेंटेन कर सकती है। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी ने कुछ आर के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि नॉर्वे रैट का आर दे रखा है लगभग 0.015 दे रखा है, फ्लोर बीटर का दे रखा है, आर मेंशन किया हुआ है, 0.12 दे रखा है। और 1981 के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इंडिया, उसका भी इन्होंने आर दे रखा है 0.0205 काइंड ऑफ करके, इस तरीके से यहाँ पे आर मेंशन किया गया है। ये जो इक्वेशन है इसकी आपके यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन भी आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया गया है। इंटीग्रेशन में एंटी इज इक्वल टू एन नोड ERT, ये इसका इंटीग्रेशन फॉर्म है, क्योंकि ये इक्वेशंस तो बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इनकी इक्वेशंस या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द राइट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, ठीक है। तो हर एक स्पीसीज जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब करेगी, जब उसको हर कोई अनलिमिटेड कंडीशन में खाना पीना रहना मिलेगा, और उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मतलब वर्स कंडीशन नहीं आए, तो वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन लगातार उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में लगातार बढ़ती जाएगी। डार्विन ने ये चीज़ भी बताई है कि सबसे स्लो ग्रोइंग एनिमल एलिफेंट की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो उसका नंबर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ग्रोथ मॉडल में एक्सपोनेंशियल। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। ग्रोथ मॉडल्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल पैटर्न? बिल्कुल करता है। इफ़ वी हैव डू कंसिडरेबल अराउंड द अनबिहेडेड human population growth and problem created by in our the country, and therefore the natural for us to curious if different animal population in nature behave the same way or show some resistant on the growth, ठीक है। Perhaps we can learn a lesson or to learn more nature on how to the control population growth, ठीक है। तो ह्यूमन की पॉपुलेशन हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड सब कुछ है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही एक स्पीसीज जो है पॉपुलेशन शो करेगी। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जिसके अंदर रिसोर्सेज में खाना और रहना है, इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। एक आइडियल कंडीशन होती है जिसके अंदर हैबिटेट के अंदर हर चीज़ क्या है, अनलिमिटेड है। ऐसे केस के अंदर जो है ग्रोथ का जो रेट है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। डार्विन ने ये चीज़ ऑब्जर्व करके और नेचुरल सिलेक्शन नाम दिया यहाँ पे कि अगर सब कुछ दिया जाएगा तो फिर नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि इसको कैसे रखना है, ठीक है। और इफ़ एन पॉपुलेशन साइज n है और बर्थ रेट उसका रिप्रेजेंट b से और डेथ रेट को d से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, जो लास्ट में हमारे पास ऐसे बनेगी और r यहाँ पे निकल के आएगा। r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि किसी पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करता है, असाइन करता है। इसके अलावा आर की वैल्यू जो है वो नार्वे रेट की दे रखी है, बीटल की दे रखी है, ह्यूमन पॉपुलेशन की दे रखी है, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है उसका शेप कैसे बनेगा, ग्राफ का जो शेप बनेगा वो जे शेप बनेगा, और टाइम के साथ अगर हम प्लॉट करें तो, और उसकी जो है इंटीग्रल फॉर्म आपके सामने दी हुई है ये। और यही चीज़ आपकी एनसीईआरटी ने भी बता रखी है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि सपनों की दुनिया में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरीके की सरकमस्टांस किसी भी स्पीसीज़ को मिले। डार्विन ने बोला कि अगर बहुत ही स्लो ग्रोइंग एनिमल की ज़िंदगी में भी कोई चेक्स ना हो तो उनका नंबर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे आपको जो शेप दिखाया गया है वो किस तरीके का जे शेप यहाँ पे आ रहा है, dn/dt इज इक्वल टू r है। ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है किसको, ये शो कर रही है
स्पेसिफिक पॉइंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है एक किंग और उसके मिनिस्टर की, कि वो दोनों चेस खेल रहे हैं, शतरंज, और उन्होंने उस शतरंज में बोला कि जो एक आएगा इसका जो नेक्स्ट है वो डबल, मुझे उसका डबल नेक्स्ट, इस तरीके से हर एक बॉक्स के अंदर अगर एक ग्रेन है और दूसरे बॉक्स के अंदर उसका डबल और तीसरे में उसका भी डबल, तो इस तरीके से अगर वो जीत जाएगा तो एक ग्रेन का पूरे कॉलम में जितना भी डबल आएगा वो उसका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर राजा फिर फील करता है कि अगर ये चीज़ वो मिनिस्टर के साथ जब गेम खेलता है तो वो देखता है कि उसके पूरे किंगडम का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है उस मिनिस्टर के अंडर में आ जाएगा, एक पर्टिकुलर, क्योंकि 64 स्क्वायर होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो 64 डेज़ के अंदर जो भी रहेगा वो सब कुछ उसके पूरे किंगडम का पार्ट जो है वो एक्सपोनेंशियली उसके हिस्से में चला जाएगा। तो ऐसे एक स्टोरी बताई गई है कि अगर अनलिमिटेड स्पेस और फूड मिलेगा तो कोई भी स्पीसीज बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। उसके बाद में है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है रियलिस्टिक है, ऐसे समझ लो। लॉजिस्टिक ग्रोथ की कंडीशन अगर हम लोग देखें क्या क्या रहेगी, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद में एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारे पास ग्रोथ रहेगी दैट इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कह रही है हमारे पास, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है सपनों की दुनिया नहीं है, रियलिटी है। पहला क्वेश्चन आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है वो किसने दिया था, वर्हल्स्ट पियर ने दिया था, ठीक है। और इसकी कंडीशन अगर हमसे पूछी जाए, कंडीशन क्या रहेगी, इसके अंदर कंडीशन है कि लिमिटेड सारी चीज़ें रहेंगी, लिमिटेड स्पेस होगा, ठीक है, लिमिटेड फूड होगा, लिमिटेड आपको बायोटिक फैक्टर मिलेंगे, लिमिटेड एबायोटिक फैक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कैसी होगी, ग्रोथ की 3 स्टेजेस आपके एनसीईआरटी ने मेंशन की है, लेग फेज आएगी, लोग फेज आएगी और सिम्टोट फेज आएगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी, तो dn/dt इज इक्वल टू rn/ जो रहेगी rn k माइनस n इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या रहेगी, कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, क्योंकि n तो आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी है, r इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो रहती है k मतलब कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है अगर हम इसको देखें तो एक इन नेचुरल हैबिटेट एक सर्टेन लिमिट ऑफ रिसोर्सेज होंगे जो सपोर्ट करेंगे एक सर्टेन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि वहाँ पे पॉसिबली जितना आ सकता है वो उसका क्या कहलाता है, कैरिंग कैपेसिटी। तो मतलब कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या है, सर्टेन लिमिट ऑफ रिसोर्सेज of support a certain number of individual of a population, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर लिमिटेड खाना है, लिमिटेड स्पेस है, तो एक लिमिटेड नंबर में ही पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है। यानी कि मतलब किसी भी हैबिटेट या किसी भी जियोग्राफिकल रीजन के एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल कैपेसिटी जो वो ऑर्गेनिज्म को होल्ड कर सकता है या रख सकता है वो क्या कहलाता है, के। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि के किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स करता है ऑर्गेनिज्म के साइज पे भी, कि ऑर्गेनिज्म का अगर साइज है तो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इकोसिस्टम के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इकोसिस्टम का साइज क्या है, ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन पे भी डिपेंड करेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड रहता है। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ यहाँ पे एस शेप ग्राफ बनेगा, सिग्मोइड कर्व बनेगा, सिग्मोइड कर्व यानी कि एस शेप यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इस शेप के अंदर अगर आप देखोगे, क्योंकि देखो जो लॉजिस्टिक है ना वो रियलिस्टिक है,
ग्रोथ मॉडल, ठीक है। जबकि एक्सपोनेंशियल है वो सपनों की दुनिया है, ये सच्चाई की दुनिया है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब वो क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसे क्या मिले, खाना पीना और रहना मिले, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो कर्व बनेगा वो सिग्मोइड मिलेगा। एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर लिमिटेड खाना है, लिमिटेड है, तो ग्रोथ कंटिन्यूसली नहीं हो पाएगी। एक पर्टिकुलर शेप के अंदर जो है हमारे पास ग्रोथ बनेगी, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक पैटर्न रहेगा वो हमारे पास 3 फेज में रहेगा। एक तो लैग फेज होगा, एक लॉग फेज होगा और एक एसिम्प्टोट फेज होगा। एसिम्प्टोट फेज वो फेज होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ग्रोथ होनी रुक जाती है। तो ये सारी बातें हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है? नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज़ इट्स ए डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे अनलिमिटेड मिले, हर जगह आपको लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे। और लिमिटेड रिसोर्सेज में वही स्पीसीज या वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा जो फिट होगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो the governments of many countries has also realized that fact। और आज के टाइम पे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी इसी पैटर्न पे ही काम कर रही है ताकि वो अपने कंट्री के अंदर नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या कर सके, लिमिट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हर एक चीज़ का क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के, एक हैबिटेट के अंदर, उसकी क्या कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी। एक लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेगा तो लैग फेज में थोड़ा स्लो डाउन होगा, फिर एक्सक्लेशन होगा, लगातार बढ़ेगा, लॉग फेज होगा और फिर डिक्लाइन हो जाएगी, वो कौन सी कहलाएगी, एसिम्प्टोट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, कौन सा लॉगिस्टिक को एक और नाम भी दे सकते हैं, वर्नहॉलिस पर्ल लॉगिस्टिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रोथ है वो बेसिकली किसने दी थी, यानी कि ये ग्रोथ जो है वो या एक्सपोनेंशियल कर्व है वो किसने दिया है, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमारे सामने दी हुई है, dn/dt इज इक्वल टू rn, ठीक है। और n क्या है, r क्या है आपको पता है, k आपको बता ही दिया गया है, ये कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंस द रिसोर्सेज ऑफ ग्रोथ फॉर मोस्ट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन आर जो है लिमिटेड रहेगा, इन्फिनिट नहीं रहेगा, तो लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होता है वो मोर रियलिस्टिक हम कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 ग्रोथ मॉडल्स को कंसिडर किया। उसके बाद में एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का दिया हुआ है। ये जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है बेसिकली क्या कह रही है, अगर हम इसके ऊपर आएँ तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब क्या है। यहाँ दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस वही चीज़ कहती है कि हर एक स्पीसीज अपने आर को इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली फिट रह के। और अपने आर को फिट रखने के लिए उनके पास 2 तरह की स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रेटजी है हम लोग देखते हैं। हर कोई स्पीसीज अपने आर को क्या करना चाह रही है, फिट करना चाह रही है, ठीक है। आर को फिट करने के लिए 2 स्ट्रेटजी है जो उसे फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टाइम प्रोड्यूसिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ टाइम प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक तो पहला तरीका तो क्या है इसका, पहला तरीका तो है कि ऑफस्प्रिंग लाइफ में एक ही बार और बहुत ज़्यादा, टू प्रोड्यूस offspring once in a lifetime but produce high number, ठीक है। बैम्बू या फिर पैसिफिक सैल्मन फिश एक ही बार करती है, लेकिन जब करती है तो बहुत ही हाई अमाउंट में। दूसरा पैटर्न क्या है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मैनी टाइम एंड देयर लाइफ। तो यहाँ पे दूसरा तरीका है मैनी टाइम प्रोड्यूस करो, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाएंगे मैमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये तो है पहली स्ट्रेटजी कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितनी बार लाइफ में प्रोड्यूस करना है। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहती है, दूसरी नंबर और साइज दोनों मायने रखेगा,
उसमें तो टाइम मायने रख रहा था, कितनी बार ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे कितने नंबर में और किस साइज में। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो तरीके हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। लार्ज नंबर है एंड साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो ऑयस्टर्स जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, और दूसरा ऑयस्टर्स पैलेजिक फिश दी हुई है। दूसरा है कि स्मॉल नंबर है बट लार्ज साइज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो स्ट्रैटेजी यूज़ करके कोई भी स्पीसीज अपने आर को मेंटेन रखती है। तो वही यहाँ पे दिखाया है, पॉपुलेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो कि डार्विन फिटनेस आर से हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रेशर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी में वो ब्रीड करेगा एक ही बार, ठीक है, और दूसरे में वो बहुत बार ब्रीड कर सकता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि छोटे स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग और लार्ज नंबर में करें, और तीसरा है स्मॉल नंबर में लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। Ecologists suggest that life history trait of the organism have evolved the relation of concentrant imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live। तो इकोलॉजिस्ट का मानना है कि भाई जो भी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है, एवोल्यूशन है, या आर को मेंटेन करना उस पर्टिकुलर हैबिटेट के जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है उनके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर वो कोई भी स्पीसीज अपने रिप्रोडक्टिव आर फिटनेस को मेंटेन कर लेती है तो evolution of life history trait is different species currently, and the important area to research the being conducted by the ecologist। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के अंदर बेसिकली हर एक स्पीसीज का आर मेंटेन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिस्कशन की गई है। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हमारे पास बचा है, दैट इज़ अ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे बच्चों। साथ के साथ एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी किया गया है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर की जा रही है। उसके बाद में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।